the House of Economics. I am Samra Khalid. Today our lecture topic is related to the concept of LM. LM is related to liquidity of money. The concept of LM. So first of all we know about what is LM. LM curve first of all student represent the equilibrium of money market. कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको IS कर्व के बारे में बताया था। IS कर्व जो है वो गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऑन द अदर साइड टुडे वी डिस्कस LM। LM कर्व रिप्रेजेंट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मींस जर की मंडी के तवाज़ुन के बारे में बताता है LM कर्व। L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी ऑफ मनी, दिस इज L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड M स्टैंड ऑफ मनी सप्लाई। लिक्विडिटी ऑफ मनी इज स्टैंड फॉर L कि आप लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड M स्टैंड फॉर इज मनी सप्लाई, जर की रसद। ठीक है, इस लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड अबाउट मनी सप्लाई एंड अबाउट डिमांड ऑफ मनी का एक और वीडियो मैंने अपलोड की हुई है फ्यू डेज बैक। उस वीडियो का ये लिंक मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सो LM कर्व के बारे में आपने सबसे पहले ये याद रखें कि LM कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को। ठीक है, और L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी ऑफ मनी, मींस जर की सियार पजीरी, एंड M स्टैंड फॉर मनी सप्लाई, जर की रसद। ठीक है, और इस LM कर्व क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट द पेयर्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम व्हिच हैव टू कीप द मनी मार्केट इन इक्विलिब्रियम। मींस LM कर्व बनता कैसे है, LM कर्व को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, LM कर्व को हम शरह सूद और इनकम के पेयर्स की मदद से ड्रॉ करते हैं। और उसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, अपनी मनी मार्केट को तवाज़नी हालत में रखना है। मनी मार्केट में आपकी कंडीशन क्या होगी? मनी मार्केट की आपकी कंडीशन ये होती है कि डिमांड ऑफ मनी, कि मनी की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ मनी आपको पता है कि ये लोग करते हैं पीपल्स की तरफ से डिमांड ऑफ मनी, लोग कितनी रकम नकदी की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिमांड ऑफ मनी, कि लोग कितनी रकम कैश की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं। इसके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। केन्स ने जैसे बताया, आप इस वीडियो को में क्लिक करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि डिमांड ऑफ मनी के मोटिव्स डिफरेंट होते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी होती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं कि आपको घरेलू ज़रूरियात के लिए, आपको अपनी कोई भी मुश्किल वक्त के लिए, और वो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी है कि इन तमाम चीज़ों के खातिर आप अपने पास प्रेफर करते हैं पैसों को नकदी की सूरत में। दिस इज डिमांड ऑफ मनी, और ये लोगों की तरफ से होती है डिमांड ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इट्स डिपेंड ऑन सेंट्रल बैंक। किसी भी जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो होल्ड करता है सप्लाई ऑफ मनी को, जर की रसद को, कि कितना जर मार्केट में जाना है और कितना जर नहीं जाना, यानी ये जर की रसद को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो आपकी जो मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब होगी जब आपकी डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल होगी सप्लाई ऑफ मनी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इन फॉर्म ऑफ सर्कुलेशन और डिपॉजिट। व्हाट इज द मीन ऑफ सर्कुलेशन डिपॉजिट? कि जो रकम आपकी इस वक्त मार्केट में गर्दिश में है वो भी सप्लाई ऑफ मनी में शामिल होती है, और जो रकम आपकी बैंक में एज अ डिपॉजिट्स है वो भी सप्लाई ऑफ मनी में शामिल होती है एक साल की। यानी एक साल के अरसे में आप ये देखते हो कि इस साल आपकी सप्लाई ऑफ मनी कितनी है। सो आप एनालिसिस करते हो विद द सम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, CU, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट के जो आपके बैंक्स में डिपॉजिट्स पड़े हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका M1 क्या है? जर की रसद। ये किस दो कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं, दो अवामी पर डिपेंड करती है। तो DD डिमांड डिपॉजिट तरबिया मानते हैं, एंड CU जर जो गर्दिश में है, मींस करेंसी इन सर्कुलेशन। सो दिस इज M1 फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें आपके दो फैक्टर्स हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन। नंबर सेकंड जो इक्वेशन है वो आपकी M2 को शो कर रही है। जो जब आप स्टेट बैंक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ मनी, सो इट इज रिलेटेड टू M2, जिसमें कौन क्या क्या चीजें शामिल होती है, जिसमें आपकी बोथ फैक्टर ऑफ M1 DD प्लस CU मींस डिमांड डिपॉजिट एंड आपकी जो गर्दिश में, एंड
टाइम डिपॉजिट मीन्स इसमें टाइम डिपॉजिट मियादी अमानतें भी इसमें शामिल होती हैं। याद रखिएगा डिमांड डिपॉजिट वो होती है जो आप जब चाहें, डिमांड, ये मैं आपको थोड़ा सा डिमांड डिपॉजिट के बारे में बता दूं कि ये जब चाहें आप जाके बैंक से ये जो अपनी सेविंग्स हैं ये डिपॉजिट करवा सकते हैं। दिन में आप चाहे एक दफ़ा चाहें, 2 दफ़ा चाहें, 3 दफ़ा चाहें, यानी कि करंट अकाउंट में होती है, या आप दिन में जितनी दफ़ा चाहें अपनी जो सेविंग्स हैं अपने जो उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। नो बट टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि ये एक खास टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट होती हैं, मीन्स 1 साल और 2 साल से पहले आप इनको बैंक से विड्रॉ या डिपॉजिट अपनी सेविंग को नहीं करवाते, यानी ये टाइम डिपॉजिट में होता है। जैसे आप सेविंग अकाउंट करते हैं जिसपे आपको फिर फर्दर इंटरेस्ट रेट भी आता है, तो वो एक महदूद टाइम के लिए आपने अपनी रकम बैंक में रखवा दी, उससे पहले आप अपने पैसे बैंक से नहीं निकलवा सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आप जब चाहें अपने पैसे बैंक से निकलवा सकते हैं, दिन में जितनी दफ़ा चाहें जाके बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट में एक खास लिमिट तक आप बैंक पैसे जो हैं वो बैंक से नहीं निकलवा सकते, विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट द M3 सप्लाई ऑफ मनी, और M3 में कौन कौन से फैक्टर हैं, DD, CU, TD, बट नाउ इट इज GS गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हर तरह के गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, बॉन्ड, शेयर्स भी आप इसमें शामिल करते हैं। तो M1 क्या होता है, M1 इट इज रिलेटेड टू द डिमांड डिपॉजिट एंड वो गर्दी जो आपकी जर में है। M2 में क्या क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट कि आप जब चाहें जितने चाहें जो बैंक से आप निकलवा सकते हैं, जब चाहे दिन में जितनी दफ़ा चाहें जाके बैंक से ज़रूरत के वक्त जाके बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। और वो जो आपका जर गर्दिश में, और टाइम डिपॉजिट जो आपने एक अरसे के लिए फिक्स करवाए हैं बैंक में, उससे पहले आप बैंक में नहीं निकलवा सकते। ये तमाम चीज़ें M2 में शामिल होती हैं जर की रसम में, और M3 में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी आ जाती है। अब अगर हम मनी सप्लाई का कर्व देखें तो शॉर्ट टर्म में आपका जो मनी सप्लाई का कर्व है वो वर्टिकल होता है। व्हाई? बिकॉज इट डजंट अफेक्ट बाय द चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज भी हो रहा है तो आपकी मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता। शॉर्ट टर्म की ये बात है, शॉर्ट टर्म में आपकी मनी सप्लाई चेंज नहीं होती अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो जाए या डिक्रीज भी हो जाए। सो मनी सप्लाई इज बीइंग फिक्स्ड रहती है, और इसका कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होती है। बट इन सम सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, इसमें आप पर्सनल सिचुएशन भी कह सकते हैं, इनफरादी तौर पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्ट होता है। मीन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज होता है तो आपकी सप्लाई और रिजर्व की रसद भी बढ़ जाती है। ये रिलेशनशिप आप समझें कैसे। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, शरह सूद बढ़ गया, ठीक है, शरह सूद का बढ़ने का मतलब क्या है कि अब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने पास पैसा नहीं रखते, मीन्स डिमांड ऑफ मनी कम हो जाती है, और वो लोग कर्जों की सूरत में आगे लोगों को ज़्यादा दे देते हैं। मीन्स क्यों? क्योंकि उनको होता है कि हमें ज़्यादा दे अर्न मोर प्रॉफिट ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो आपकी सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डिमांड ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई ऑफ मनी, एंड दिस इज अ पॉजिटिव relationship between rate of interest and supply of money, because when rate of interest higher, people are more prefer to loan to other people. Why? Because they earn more profit due to high rate of interest. So that is why money supply curve is positive. ठीक है, but somehow most of the time central bank focus central bank said that money supply is fixed and it doesn't depend with the change of rate of interest. But in individual level पे अगर हम देखें तो वाकई individual level पे ये behavior होता है लोगों का कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम अपनी रकम को उधार दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। सो वी कैन से कि जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स क्या क्या है, वो फैक्टर्स ये हैं कि लोगों के पास कितनी करेंसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, आपके डिमांड, आपने जो बैंक्स में डिपॉजिट करवाए हुए हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है, दोनों तरह के डिपॉजिट पे डिपेंड करती है आपकी जर की रसद। और थर्ड, आपकी जर की रसद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर डिपेंड करती है। सो दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी, कि सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड करती है, सप्लाई ऑफ मनी की जो मोनोपली है, सेंट्रल बैंक हैज़ अ मोनोपली टू सप्लाई ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक हैज़ अ मोनोपली टू क्रिएट द नोट, ठीक है, टू प्रिंट द नोट, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने का जो सारा इख्तियार है वो सेंट्रल बैंक के पास है। और सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? सप्लाई ऑफ मनी
amount of currency in form of currency in circulation, demand currency in deposit form, and currency in government security. So now next is our related to the what is demand of money. Demand of money मैंने आपको पहले भी बता दिया कि demand of money का मतलब होता है कि लोग कितनी रकम कैश फॉर्म में नकदी की सूरत में अपने पास रखने को प्रेफर करते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपको ये बात पता है कि लोग नकदी की सूरत में अपने पास रकम नहीं रखना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जों में दे देते हैं। तो डिमांड ऑफ मनी में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें कि डिमांड ऑफ मनी, दिस इज डिमांड ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, वाइल सप्लाई ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बात है। दैट्स वाई सप्लाई ऑफ मनी का कर्व पॉजिटिव होता है और डिमांड ऑफ मनी का कर्व नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ डिमांड ऑफ मनी को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। दिस इज ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज डिपेंड ऑन द इनकम और इट हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम। कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी भी बढ़ती है। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी को हम कहते हैं ज़र की मामलाती तरफ, कि लोग क्यों नकदी की सूरत में पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, ड्यू टू प्रिकॉशनरी मेजर, ड्यू टू सम पर्सनल नीड, ठीक है, ड्यू टू सम अनयूजुअल एक्सीडेंटल नीड के लोग अपने पास डिमांड ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी को डिफरेंट रीजंस की वजह से रखना चाहते हैं और उनमें डिफरेंट रीजंस आती हैं कि घरेलू ज़रूरियात आ जाती है कि आपकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ सम फ्यूचर में कुछ भी एक्सीडेंटल अप्स एंड डाउन्स आपके पास आ जाए, कोई भी नागहानी आफत आ जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके ड्यू टू ऑल दीज एन एक्सीडेंटल इवेंट लोग अपने पास पैसों को नकदी की सूरत में पैसों को रखना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं क्या कराती है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी कराती है, ज़र की मामलाती तरफ कराती है कि इन चीज़ों की वजह से लोग अपने पास नकदी की सूरत में पैसा रखने को प्रेफर करते हैं। और ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो दिस इज द पॉजिटिव कर्व बिटवीन ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी एलटी एंड इनकम। ठीक है, नाउ सेकंड टाइप ऑफ डिमांड ऑफ मनी इज स्पेकुलेटिव। इसको स्टूडेंट कहते हैं सिट्टाबाजी, कि लोग क्या करते हैं, आप ये ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है कि जो पीपल होते हैं वो प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं अपने पास कैश फॉर्म में पैसा रखने को, ड्यू टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। ठीक है, कि जैसे ही कुछ चीज़ों की प्राइसेस, कुछ शेयर्स की या कुछ स्टॉक की प्राइसेस गिरती हैं, फॉल डाउन होती है, दे सडनली इमीडिएटली दे परचेज दीज शेयर्स। ठीक है, और जब उनकी प्राइसेस राइज होती है एंड सेल देम एंड अर्न प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाई दे वांट टू प्रेफर टू कीप द मनी इन कैश फॉर्म ऑल द टाइम ड्यू टू स्पेकुलेटिव पर्पस। ठीक है, एंड स्पेकुलेट इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी एंड इट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट and it has negative function of rate of interest. That's why there is a negative curve. LS is a speculative demand of money is a function of rate of interest कि ये शरह सूद का तफाइल है speculative demand of money कि लोग सट्टाबाजी के लिए भी अपने पास और स्टॉक मार्केट में सेल और परचेज के लिए भी अपने पास हर वक्त नकदी की सूरत में पैसा रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमने दो तरह की डिमांड ऑफ मनी देखी है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। बट ओवरऑल एट द होल हम ये कहते हैं कि डिमांड ऑफ मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो हमें मनी मार्केट में जो दो आपके फैक्टर्स हैं, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के बारे में यहाँ तक देख लिया कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, ये सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होती है और इसमें आपकी हर तरह की करेंसी अकाउंट की जाती है। डिमांड ऑफ मनी इंडिविजुअल की तरफ से होती है कि लोग कितना नकदी की सूरत में पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। सप्लाई ऑफ मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डिमांड ऑफ मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप। नाउ वी मूव टुवर्ड द एलएम का। अब ये आपके पास मैंने आपको डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी बता दिया। अब ये डिमांड ऑफ मनी का मैथमेटिकल एनालिसिस है। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आईएस कर्व का भी हमने मैथमेटिकल एनालिसिस देखा था कि वेयर आपकी गुड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर आपकी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। सो यहाँ पे आपकी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी, ये। तो अब हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये आपके पास तमाम वैल्यूज दी हुई है। मनी सप्लाई आपको पता है फिक्स्ड होती है, अभी हमने देखा भी है कि वर्टिकल कर्व होता है। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी अभी हमने देखा इज द फंक्शन ऑफ इनकम।
स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया लास्ट स्लाइड में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है और नेगेटिव फंक्शन है, और मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड ऑफ मनी दो कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव। तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करें, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी में आपको बताया कि दो तरह की होती है, LT प्लस LS। तो डिमांड ऑफ मनी में LT की जगह LT की वैल्यू लिखे 0.25, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी की वैल्यू लिखे। ऑन द अदर साइड आपको पता है सप्लाई ऑफ मनी तो फिक्स्ड है 300। अब आपने इस इक्वेशन से y निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। वेरी सिंपल, ये यहाँ से आपने y निकाला, y को एक तरफ ले गए, तमाम वैल्यूज को एक ऑन द लेफ्ट साइड पर ले गए, और आपने r आपका जो है यहाँ पे वो 10% है। सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अनाउंस किया, तो r को यहाँ पे 10% पुट करें आप। सो आपका y क्या आ गया, नेशनल इनकम क्या आ गई, 610 आ गई आपकी नेशनल इनकम। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपको तमाम कॉन्सेप्ट सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी के समझ में आ गया है तो नो डिफिकल्ट टू सॉल्व द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ LM कर। सो नाउ वी फाइंड आउट द LT, फाइनल ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। वेरी सिंपल, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में हमारे पास y आ गया है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में y की इक्वेशन में 610 पुट करें, सो यू हैव 122 ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। नाउ सेकंड वी फाइंड आउट स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। इट इज आल्सो वेरी सिंपल। आपको पता है सेंट्रल बैंक अनाउंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%, पुट द 10% एट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इक्वेशन। नाउ सॉल्व इट, यू हैव द स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी मींस तरफ की वो जर की तखमीनी तरफ इसे कहते हैं, इट इज 178। अब आपके पास ये दोनों आ गए। अब आपने MD निकालना है, MD का आपको डिमांड ऑफ मनी आपको पता है ये फार्मूला है, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दें। LT क्या है 122, LS क्या है स्पेकुलेटिव 178, आगे पर डिमांड ऑफ मनी क्या आ गई 300 आ गई। ठीक है, अब आपने बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल करनी है, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। आपके पास सप्लाई ऑफ मनी 300 है, डिमांड ऑफ मनी आपने सॉल्व किया वो भी 300। नाउ योर मनी मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम वेयर योर नेशनल इनकम इज 610। जब आपकी नेशनल इनकम होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, तो आपकी क्या होगी, आपकी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। वाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट आपकी डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों क्या है, इक्वल है। दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ LM का। आपको कोई भी वैल्यूज दी जाएंगी, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिमांड ऑफ मनी की ये इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये है। इस सिचुएशन में हमने वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट y एंड देन फाइंड आउट द डिमांड ऑफ मनी, एंड देन एंड में आपने एनालिसिस करना है कि आइदर योर डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। इफ यस, so it's mean your money market is in equilibrium condition. So now this is the graphical analysis of LM curve. This is 4-panel diagram. Now it is very important and very interesting बिकॉज 4-पैनल डायग्राम इसको बनाने में और इसको स्केच आउट करने में बहुत मजा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए पार्ट से स्टार्ट करें जहाँ पे हमने स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी लिया है। यू नो दैट स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 से इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, R1 पे चला गया, तो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी डिक्रीज होगी। ग्रीन लाइन से रेड लाइन पे आ गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड है कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स अब लोगों को प्रॉफिट कम मिल रहा है ना, तो इसे लोग अपने पास नकदी के सूरत में पैसा रखना कम कर देंगे, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट अब ज़्यादा मिल रहा है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। लोग ज़्यादा क्या करेंगे, बैंक वगैरह में देंगे, लोग ज़्यादा लोगों को उधार देंगे कि ताकि हमें वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे, वो अपने पास नकदी की सूरत में पैसा रखना छोड़ देंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि डिमांड ऑफ मनी में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग डिमांड ऑफ मनी कम हो जाती है, लोग अपने पास पैसा रखना कम कर देते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ अब आप आ जाए सी पार्ट पर। ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी है, जर की मामलाती तरह, जो कि आप क्यों अपने पास पैसा रखना चाहते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, घरेलू ज़रूरियात, कोई एक्सीडेंटल मोटिव आ गया, कोई नागानी आफत आ गई, किसी भी रीजन की वजह से आप अपने पास पैसे को रखना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जर की मामलाती तरफ। एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, सो दैट्स वाई हेयर दिस इज पॉजिटिव कर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो है रेट ऑफ वो इनकम में
आपका y2, ये आपने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे y1 आना था। स्टूडेंट, दिस इज आवर की ये जो सी पार्ट है, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, एंड ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है, एंड इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, सो दैट्स व्हाई ये आपका पॉजिटिव कर्व है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक तो ऐसी मिस्टेक होगी कि यहाँ पे y1 लिखना है, ये y2 है, ठीक है, कि जब आपकी y1 इनकम थी तो आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी LT1 थी, और आपको पता है कि ये इनकम भरती है तो आपकी आप ज्यादा पैसा अपने पास नकदी के स्वरूप में रखना चाहते हैं, तो आपकी इनकम इंक्रीज हुआ तो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपने y1 लिखना है, बाय मिस्टेक ये y2 ही लिखा गया है, ठीक है। सो ये दो पार्ट ए और पार्ट सी की आपको समझ आ गई, ये मैं आपको पहले भी बताया है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ऑफ मनी में। दिस इज स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जर की तकमीनी तरफ, एंड दिस इज द ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी जर की मामलाती तरफ। नाउ मूव टुवर्ड द पार्ट बी, दिस इज जर की ये जो नेगेटिव कर्व है, दिस इज सप्लाई ऑफ मनी। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो पीछे दो तरह के सप्लाई ऑफ मनी पढ़े, एक फिक्स और एक पॉजिटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज ये जो ड्रॉ हमने किया है ये बाय द डिवीजन ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी और ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी से। मींस कि इसका क्या मतलब है कि जर की रसद को हमने LS और LT पे तकसीम कर दिया, ठीक है। जर की रसद को इसकी सिट्टाबाजी की तरफ और मामलाती तरफ में तकसीम करके जाहिर किया गया। यहाँ पे आपकी जो जर की तरफ है वो LS और LT पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि तकमीनी तरफ और मामलाती तरफ में आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका सप्लाई ऑफ मनी का नेगेटिव कर्व है और आपका ये इक्विलिब्रियम है। ये दो पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, LS LT2, LS1 और LS LT2, ठीक है। कि जब आपने देखा कि आपकी इनकम मामलाती तरफ इंक्रीज हुई है, आप यहाँ देख रहे हो LT से LT2 पे गई है, तो आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज हो गई है। LS से आप LS2 की तरफ आ गए। मीन्स जब आपकी मामलाती तरफ ज़्यादा है तो तखमीनी तरफ कम है। तो डेफिनेटली इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इस ज़र की तरफ को ज़्यादा अपने घरेलू ज़रूरियात, अपने फ्यूचर कंसर्न के लिए रख रहे हो। आप सट्टाबाजी या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए अपने पास नकदी के स्वरूप में पैसा रखने को प्रेफर नहीं कर रहे हो। तो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी आपस में दोनों नेगेटिव रिलेशनशिप रखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड करती है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ज़र की रसद का जो कर्व है वो नेगेटिव है, ठीक है। सो ये 3 पार्ट है। अब यहाँ पे आ जाए LM कर्व। LM कर्व अब कैसे ड्रॉ होगा? LM कर्व इट्स रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि LM कर्व पॉजिटिव है। वाई? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। आप ये देख रहे हैं कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 था तो ये Y1 है, बाय मिस्टेक ये Y2 लिखा है। जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, आप ये देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ, आपकी इनकम में भी इजाफा हो गया। और जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया, A और B पॉइंट को, तो आपके पास जो कर्व आया दिस इज कॉल्ड LM। R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका इनकम लेवल Y1 था, किस पॉइंट पे? A पॉइंट पर। व्हेन जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, R1 पे गया, तो आपका इनकम का लेवल भी इंक्रीज हो गया, Y2 पे चला गया एट B पॉइंट। और जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट किया तो जो आपके पास जो खत आया इट इज कॉल्ड LM का जो पॉजिटिव कर्व है। और ये कर्व क्या शो करता है? ये ज़र की मंडी को तवाज़ुन हालत में शो करता है। ये शो करता है कि आपकी मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इनकम में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्योंकि वाई? बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो लोग जो है वो अपने पास नकदी की सूरत में पैसा कम रख रहे हैं, बल्कि आगे इन्वेस्टमेंट के लिए आगे उधार लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आपकी बढ़ रही है मुल्क में, तो डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई आपका LM कर्व पॉजिटिव होता है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम। और LM कर्व आपकी मनी मार्केट को तवाज़ुन हालत में रखता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ LM कर्व। 4 पैनल डायग्राम है। आपने A और B में पहले डिमांड ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट देने हैं,
सी पार्ट में आपने सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट देना है विद द बेस्ड ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, एंड देन आपने 4 पैनल में सब अबव 4 पैनल में आपने LM कर देना है, एंड LM कर इज प्रेफर टू द इज स्टैंड फॉर लिक्विडिटी ऑफ मनी, ठीक है, L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी ऑफ मनी एंड M स्टैंड फॉर मनी सप्लाई। और ये क्या करता है कि आपकी मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखता है, और आपकी मनी मार्केट कहाँ इक्विलिब्रियम होती है, जहाँ पे आपकी डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ LM का ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और मोर वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपकमिंग वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।